ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की या कहे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई जब एटम होता है और उस एटम के अंदर से हमें जब इलेक्ट्रॉन के निकालना होता है, ठीक है। सो किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ट्रेड में हमने देखा कि जब हम कोई वर्क भी करते तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की, कि विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो सेम फिनोमिना हमारे एटम के लिए भी अप्लाई होता है कि जब हम एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो कंसेप्ट ये है कि आयोनेशन जो एंथैल्पी है या कहे कि आयोनेशन पोटेंशियल, दोनों एक ही बात है। सो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात होती है। किसकी बात होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? कि ऐसी एनर्जी जिस या कहें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या होता है, रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन। कहां से? तो फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमारे पास कोई भी अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम है, क्या है हमारे पास? आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस आइटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जाती है, तो इसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है जो कि है सोडियम, और सोडियम किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। और सोडियम के अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं या कहें कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। तो सोडियम के या कहें कि आइसोलेटेड गैसेस एटम, इसी को कहा जाता है। देखो, ये आइसोलेटेड जो गैसेस एटम मैंने लिखा ना वर्ड, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी एटम है वो कैसा है? गैसेस स्टेट में। सो आइसोलेटेड गैसेस एटम है और इसके अंदर से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को ही कहा जाता है आयोनाइजेशन या कहें कि पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसी को कहा जाता है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा? मैंने सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया सोडियम एटम पर, कब आया? जब मैंने इस आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से क्या करा? वन इलेक्ट्रॉन को निकाला। सो वन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे क्या जरूरत थी? एनर्जी की। तो इस एनर्जी को ही मैं क्या कहूंगा? जो रिक्वायर्ड एनर्जी, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या कहें कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल। काम की बात तो ये कि आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी ये हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? ऑलवेज। अगर मैं बात करूं इसकी, क्या बात करूं कि हमेशा कैसी होती है ये? हमेशा ये कैसी होती है? हमारे पास पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन होती है हमेशा पॉजिटिव? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन जो हमारे पास पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी, वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मुझे ये एग्जांपल नहीं समझना, मुझे कुछ और एग्जांपल चाहिए, तो मान लीजिए कोई भी आपके पास मेटल है या कोई भी आपके पास सोडियम एटम, कोई भी एटम ले लीजिए आप जो गैसेस स्टेट में, उसको आप ऐसा लिख दीजिए और आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो आप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। और हमें यहाँ पर जो एटम था उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उससे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसी को कहा जाता है। इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एच से। और ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने लिख दिया कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब बात आती है कि हमें कितने, सर कभी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते, समझना कंसेप्ट को, जैसे मान लीजिए मेरे पास है सोडियम एटम और ये ना सोडियम एटम का न्यूक्लियस, इसका अगर मैं लिखता हूं 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। ठीक है। तो सोडियम हमारे पास है और सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से आप क्या कर रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो।
ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको लगेगी, क्योंकि आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी की बात हुई पहले। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, पहले अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी एनर्जी कम लगेगी। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इसकी एनर्जी आपको कम लगी, लेकिन अगर बात आती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये न्यूक्लियस के क्या बहुत ही क्लोज है। अगर हम बात करें इस वाले न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट शेल की तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी कम लगती है। लेकिन अगर बात करें कि न्यूक्लियस के पास वाले सेल से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी। और इसी कंसेप्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो किसी भी मेटल, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, जैसे मान लीजिए मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है और आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहां से, तो आप इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे 1, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी फर्स्ट। अब मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, कि आपने एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकाला था, फिर आपने एक और निकाल लिया तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, इसके ऊपर 2 चार्ज आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, आपकी 2 हो गई। फिर मान लीजिए आपने और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और आपने इसमें से क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। मान लिया आपके पास 2 तो पहले से थे और आपने और इलेक्ट्रॉन निकाले तो m के ऊपर कितने चार्ज आएंगे, 3 चार्ज आएगा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते आओगे वैसे वैसे क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो डिस्टेंस ज्यादा थी, एनर्जी कम लगी, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका जो अट्रैक्शन है वो कम है। लेकिन आपने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। फिर मान लीजिए आपने और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो अगर आप न्यूक्लियस के पास वाली सेल से या कहीं की न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितना ज्यादा दूर होगा या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है 1 इलेक्ट्रॉन को, फिर अगर और आप निकालते हो तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर ज्यादा लगेगी। सो इसीलिए कहा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगती है, लेकिन सेकंड जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा लगती है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है और हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो इसकी क्या सीक्वेंस देखने को मिलता है कि फर्स्ट एनर्जी कम लगेगी यहाँ पर, सेकंड में ज्यादा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या कहें कि वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रोल है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में इसके 2 रोल है। फर्स्ट रोल तो ये है कि अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, टॉप टू बॉटम, तो देखिए टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है जनरली, और एटम का साइज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ती है, जिससे जैसे क्या होता है, इसका एटम का साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, वैसे वैसे कम होगी। तो टॉप टू बॉटम आने पर हमारे पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, या कहें कि आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, यहाँ लिख दो आप, डिक्रीज है। कब, टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें ग्रुप में, टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में देखते हैं, ऊपर से नीचे आकर एक ग्रुप की बात करें, तो टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में देखते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन को निकालने में फिर हमें क्या होती है, एनर्जी कम लगती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, तो देखिए लेफ्ट, अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करें तो वह इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो न्यूक्लियर चार्ज अगर हम इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर अगर हम बात करें तो एटम का साइज बढ़ता है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगती है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज, एटॉमिक नंबर जरूर बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है वो भी बढ़ता है, या कहीं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में फिर एनर्जी ज्यादा लगती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी ज्यादा लगती है, मतलब आयनाइजेशन जो एंथैल्पी वो बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम आने अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट और इसको भी खत्म करो।